नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 नुक्कड़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो ऑनगोइंग टॉपिक था अल्कोहल, उसको फिनिश करेंगे। उसमें हमने लास्ट किया था एथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं हमारे उसी चैप्टर के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। एथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब समीपवर्ती ग्लाइकॉल, विसिनिन ग्लाइकॉल के बारे में बात कर रहे थे। एथाइलिन ग्लाइकॉल किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया जाता है, किस प्रकार से सबसे पहले एथिलीन से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि इसका जो फॉर्मेशन है वो एथिलीन ऑक्साइड से किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखी थी इसकी रिएक्शंस। जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो डाइसोडियम ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट हमने जो रिएक्शन देखी थी वो देखी थी फास्फोरस हैलाइड के साथ में, मतलब PCl5 के साथ में किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो इसके आगे का जो टॉपिक है उसको देखिए, अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसकी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अम्लों के साथ अभिक्रिया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में, एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में, एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी अम्लों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है उसको देखते हैं। देखिए, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों से क्रिया करके देखिए ये अभिक्रिया 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। डाई एस्टर अथवा डाई लवण का निर्माण करता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके डाई एस्टर अथवा डाई लवण का निर्माण करता है। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। ये है एथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2OH। एथाइलिन ग्लाइकॉल CH3COOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के साथ सबसे पहले हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। एथाइलिन ग्लाइकॉल एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा, यहां से H और यहां से OH। देखिए ये रिएक्शन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि H जो है वो अल्कोहल से जा रहा है, मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल से जा रहा है, और OH कहां से आ रहा है? OH है कार्बोक्सिलिक में से। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो H+ का दान करते हैं और जो क्षार होते हैं वो OH का दान करते हैं। जबकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एक एसिड होने के बावजूद भी OH दे रहा है तो H2 यहाँ से निकल जाएगा, ग्लाइकॉल मोनोएसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर ये तो हमने 1 मोल लिया है, अगर हम इसके 2 मोल लेते हैं तो 2 मोल में दोनों तरफ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ग्लाइकॉल डाई एसिटेट। एसिटेट्स में होता है OCOCH3, इसको एसिटेट कहते हैं। और अगर हमने 2 इस पे लगा दिए तो ये क्या बन गया? ग्लाइकॉल डाई एसिटेट। 2H2 यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया है। एसिटिक अम्ल की बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है। CH2OH किसके साथ रिएक्ट करेगा? रिएक्ट करेगा CH3COOH। तो यहां से OH, यहां से H बाहर निकलेगा और देखिए क्या बनाएगा? CH2। देखिए CH2, नेक्स्ट OCOCH3 और नीचे क्या है? CH2OH। वैसे का वैसे ग्लाइकॉल मोनोएसिटेट। और अगर ये 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकॉल डाई एसिटेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है और ये एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ कंपोनेंट होता है। देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। हमारे पास है CH2OH, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा? HNO3। HNO3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं NO2OH से, NO2OH, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? NO2OH। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा? यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, तो ये यहां से H और OH यहां से बाहर निकल गया। तो अब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो ये क्या बन जाएगा? CH2ONO2 एंड CH2ONO2। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट, विस्फोटक प्रकार का पदार्थ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टरथैलिक एसिड से। टरथैलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके ये टैलिन का निर्माण करता है। बड़ी महत्वपूर्ण प्रकार की अभिक्रिया है और पॉलीमर की अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर यहाँ पर कौन सा होता है? टेरिलीन। टेरिलीन कपड़ा होता है एक प्रकार का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेरिलीन जो है एक प्रकार का रेशा है। ठीक है, टरथैलिक अम्ल में बेंजीन वलय के आमने सामने। अब टरथैलिक अम्ल क्या होता है? टरथैलिक अम्ल होता है ये, देखिए इसको टरथैलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पर COOH लगा हुआ
और यहाँ पर भी COOH लगा हुआ, ठीक है। ये देखिए ये COOH टर्थ हेलिकल है। एथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और बाकी सब कुछ इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए COCH2 CH2O CO COOCH2 CH2O, तो टेरेलिन का फॉर्मेशन होता है जब ये टर्थ हेलिकल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट देखिए इसका ऑक्सीकरण, बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है इसके ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण सबसे पहले तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण करवाने पर क्या होगा, ग्लाइकॉल एल्डिहाइड में बनेगा। ऑक्सीकरण का मतलब है हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, ग्लाइकॉल एल्डिहाइड बन गया। उसके बाद में और ऑक्सीजन होगी तो ग्लाइकोलिक एसिड बन गया, मतलब यहाँ से और हाइड्रोजन बाहर निकल गई। या इसका देखिए ऑक्सीकरण कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लाइकोलिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल बनते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलिक अम्ल है, ग्लाइकोलिक अम्ल का और ऑक्सीकरण करवाते हैं तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल के ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल बन गया। अब इसका और ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड बन गया और ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, मतलब हमने CH2OH को किसके अंदर बदल दिया, COOH में, मतलब ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले ग्लाइकॉल किसके अंदर बदलता है, ग्लाइकॉल एल्डिहाइड में, उसका और ऑक्सीकरण होता है ग्लाइकॉल एसिड में, उसका और ऑक्सीकरण होता है ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल में और उसका और आगे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सैलिक अम्ल में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए ऑक्सीकारी विखंडन, ऑक्सीकारी युक्त विखंडन, ये किस प्रकार से होगा उसको बड़े ध्यान से देखिए आप। देखिए नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण युक्त विखंडन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और टूटता भी है, दोनों चीजें होंगी। जब ग्लाइकॉल का अम्लीय परमैंगनेट, अम्लीय डाइक्रोमेट, देखिए यहाँ पर ये परमैंगनेट ये है, ठीक है, सॉरी ये जो पोटेशियम परमैंगनेट MnO4 होती है, ये क्या डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, और ये पर आयोडिक एसिड HiO4, ठीक है। उसके अलावा लेड टेट्राएसीटेट, ये लेड टेट्राएसीटेट है। इनकी उपस्थिति में अगर हम करवाते हैं, इसको ग्लाइकोलिक फिजन बोलते हैं, ग्लाइकोलिक विदलन बोलते हैं, और इसका मतलब होता है टूटना। तो टूटेगा कैसे, देखिए यहां से ये और यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहां से H बाहर निकल गया, यहां से और यहां से H2 यहां से रिमूव हो गया, तो क्या बन जाएगा ये CH2O। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HC≡OH, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इससे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा इसमें। यदि टेट्राएसिड लेड का उपयोग किया गया तो अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए लेड टेट्राएसीटेट है, लेड टेट्राएसीटेट क्या करेगा, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये सारा यहां से अलग निकल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, और ये सारा यहां से अलग निकल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अब दो हाइड्रोजन बच गए, दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इन दो के साथ में यहां से 2 CH3COOH लेकर बाहर निकाल देंगे, और यहां पर क्या बच जाएगा CH3COO की ट्वाइस Pb। वापिस देखिए लेड टेट्राएसीटेट है, अगर नॉर्मल हम रिएक्शन को प्रदर्शित करना चाहें तो इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जब हम लेड टेट्राएसीटेट की उपस्थिति में इसको प्रदर्शित करते हैं तो किस तरीके से होता है, लेड टेट्राएसीटेट है, यहां से इतना बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन दो इनके साथ बाहर निकल गई, और पीछे क्या बच गया, डाइएसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये अभिक्रिया जो होती है इसका मैकेनिज्म ये रहा, इसका मैकेनिज्म ये है, इस अभिक्रिया का चक्रीय मध्यवर्ती बनता है, यहां पर साइक्लिक प्रकार के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक प्रकार के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, ये है लेड टेट्राएसीटेट और ये अच्छा, यहां से ये इसके साथ में बाहर निकल गया, तो क्या बन गया CH3COH, दो बार निकल गए। अब क्या हो गया CH2O, इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा, ये वाला, ठीक है। ये इसके साथ जब ये बॉन्ड खुले तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, देखिए ये कंपाउंड बन गया। अब ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर खींचेगी, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया डबल बॉन्ड,
ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर इसने ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगी तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके आई तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर बन जाएगा एक तो इसकी वजह से डबल बॉन्ड तो CH2O बन गया एक इसकी वजह से डबल बॉन्ड तो CH2O बन गया 2, और बाकी पीछे क्या निकल गया PbOCO CH3 के पास, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से, रिएक्शन को किस तरीके से होती है उसको देख लीजिए। उसके बाद हम परायोडिक अम्ल के साथ इस क्रिया को करेंगे। नेक्स्ट देखिए, परायोडिक अम्ल का उपयोग करते हुए यदि हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्रिया किस प्रकार से होती है उसको देखिए ये है परायोडिक अम्ल, ये परायोडिक अम्ल होता है, HiO4 को पर आयोडिक एसिड बोलते हैं। यहां से टूटने के बाद में ये CH2O इतना बाहर निकल गया और ये भी इतना बाहर निकल गया। अब यहां से क्या होगा, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और H2O का फॉर्मेशन कर देगा, और पीछे क्या बच जाएगा HiO3। इसमें भी इसके भी मैकेनिज्म है, और इसमें भी क्या बनता है, इसमें भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। देखो ये HiO4 की स्ट्रक्चर ये होती है, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड लगा रहेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो HiO3 है ये वाला, ये 3 तो ऐसे कैसे जुड़े रहेंगे क्योंकि सारे के सारे डबल बॉन्डेड है, ये H1 अकेला यहां पर बच गया। अब इसके साथ में यहां से हमको H2O को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, इसको H2O को यहां से बाहर निकालते हैं, ठीक है। H2O यहां से निकल जाएगा बाहर, तो पीछे बच क्या गया, ये जो OH है ये कंप्लीट, ये वाला जो OH है यहां से बाहर निकल, यहां हम ये कहें कि ये वाला जो ऑक्सीजन है यहां से इसके साथ में बाहर निकल जाएगा, इन दोनों के साथ में, ठीक है, ये वाला। अब पीछे क्या बच गया, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा डायरेक्ट CH2, यहां से एक बॉन्ड यहां से एक बॉन्ड वहां, सेम टू सेम जो प्रोसेस वहां हुआ था, और यहां से आगे तो क्या बन जाएगा CH2O खत्म। यदि अम्लीय डाइक्रोमेट या परमैंगनेट का यूज किया जाए, या अगर डाइक्रोमेट का यूज किया जाए तो डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ती है, और परमैंगनेट का यूज किया जाए तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखो CH2H यहां से बॉन्ड टूटेगा, अभी तक हम बॉन्ड यहां से तोड़ रहे थे, ठीक है, अभी तक हम इसकी H को यहां से हटा रहे थे, इसमें भी उसी प्रकार से, यहां पर भी इसी प्रकार से है। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये किसके अंदर बदल जाएगा, HCOOH, यहां से एक H2 निकल गया, ये भी HCOOH, यहां से एक H2 निकल गया, और वो किसके साथ बाहर निकल गए, वाटर के साथ बाहर निकल गए, तो 2 फॉर्मिक एसिड यहां से बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इसका डिहाइड्रेशन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए इसका डिहाइड्रेशन, 2 OH समूह होने के कारण विभिन्न परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकोल का निर्जलीकरण हो जाएगा। अब देखो एक कार्बन पर 2 OH होते हैं, एक कार्बन पर अगर 2 OH है तो 100% उसका निर्जलीकरण होगा ही होगा, डिहाइड्रेशन होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन के ऊपर 2 OH हैं तो इसका भी क्या होगा, इसका भी डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। कैसे, इसका सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से H2, ये क्या है CH2OH, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर से 2 OH का, यहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड CH2CHOH। अब इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा ऊपर और O यहां पर, तो क्या आ गया CH3CHO एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, तो ये सारी की सारी होगी निर्जलीकरण की प्रक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल को लें और उसको H2SO4 के साथ गर्म कर दें तो यहां से H2O रिमूवल होगा, ये भी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। H2O रिमूवल होगा और 1,4-डाइऑक्सेन का फॉर्मेशन होगा, जो क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है। कैसे, देखिए ये क्या है एथिलीन ग्लाइकोल, और ये भी क्या है एथिलीन ग्लाइकोल। H2SO4 के उपस्थिति में इसकी विक्रिया होगी, यहां से HOH HOH, यहां से बाहर 2 H2O बाहर निकल जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। इसको डाइऑक्सेन बोलते हैं, इस प्रकार का कोई कंपाउंड होता है उसको डाइऑक्सेन बोलते हैं। पहले और चौथे कार्बन पर लगा हुआ है, इस वजह से इसको बोलते हैं 1,4-डाइऑक्सेन। तो 1,4-डाइऑक्सेन है, और ये किसका काम करता है, ये काम करता है सॉल्वेंट का या विलायक का। उसके बाद
अगर फास्फोरिक अम्ल हो, ये है फास्फोरिक अम्ल H3PO4, एक H3PO3 होता है, फास्फोरस होता है, ये फास्फोरिक अम्ल है। तो अब इसमें क्या होगा, CH2, अब इसके साथ में दोनों आपस में विक्रियाएं करेंगे, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल ही आपस में, जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये दो आपस में विक्रियाएं कर रहे हैं। यहाँ से H2O का ये एक एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, ये एक एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, यहाँ से H2O को बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, CH2 CH2 CH2, इसके बीच में से O CH2 CH2 है, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल। अगर इसी विक्रिया को लंबे टाइम तक जारी रखा जाए, मतलब इन्हीं को आपस में जोड़ते जाएं और H3PO2 की उपस्थिति में, तो इससे जल निकलता जाएगा और ये क्या बनेगा, एक बन जाएगा बहुलक, एक पॉलीमर बन जाएगा जिसको बोलते हैं कार्बोवैक्स। देखिए CH2H CH2O CH2OH की N-2 CH2 CH2OH, तो इसका मतलब अगर यही विक्रिया आगे आगे होती जाए, यही विक्रिया लंबे समय तक रिपीट की जाए, तो इससे एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है 500 डिग्री तक गर्म करने पर एथिलीन ऑक्साइड बनता है। एथिलीन ऑक्साइड का एक और नाम होता है, इनको बोलते हैं ऑक्सीरेन। इनका क्या नाम होता है, इनको बोलते हैं ऑक्सीरेन या साइक्लिक प्रकार के ईथर, ऑक्सीरेन या चक्रीय ईथर, ठीक है। तो यहाँ से H2O निकल गया, 500 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब एथिलीन ऑक्साइड जो होता है, एथिलीन ऑक्साइड की अल्कोहल से क्रिया करवाई जाए, किसी भी प्रकार के अल्कोहल से क्रिया करवाई जाए, तो एथिलीन ग्लाइकॉल के क्या बन जाएंगे, ईथर बन जाएंगे। अब ये जो ईथर होते हैं, ये किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं सेलुलोज के विलायक का, सेलुलोज का विलायक होते हैं, मतलब सेलुलोज को घोलने का काम करते हैं, और इनका नाम होता है सेलोसॉल्व, इनका नाम होता है सेलोसॉल्व। सेलोसॉल्व व्यापारिक नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए ये है ऑक्सीजन, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, बॉन्ड खुल जाएंगे, CH2OH CH2O CH3, तो एक प्रकार का इथर कंपाउंड है जिसके अंदर OH भी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सेलोसॉल्व, इसको भी बोलते हैं एथिल सेलोसॉल्व, ऊपर वाला है मेथिल सेलोसॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, इन सेलोसॉल्व का अम्ल की उपस्थिति में एथिलीन ऑक्साइड के साथ संघनन करवाते हैं। अगर हम अम्ल की उपस्थिति में इनकी विक्रिया करवाएंगे, देखो अम्ल की उपस्थिति H3O+, इसकी उपस्थिति में इसकी विक्रिया करवाएंगे मेथिल सेलुलोज की, सेलोसॉल्व की हम किसके साथ विक्रिया करवा रहे हैं, हम विक्रिया करवा रहे हैं ऑक्सीरेन के साथ, तो कार्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है, कार्बिटॉल का इसके व्युत्पन्न बन जाते हैं, कार्बिटॉल बन जाते हैं। तो देखो कार्बिटॉल किस तरीके से बनेगा, CH2OH CH2O CH3, CH2 CH2OH, एक तरफ से इसको जोड़ दो, CH2OH है तो इसके साथ में ये नीचे तो वैसा का वैसा ही है, देखो ऊपर क्या है CH2 है, इसके साथ में O, ठीक है, ये जुड़ गया, ये वाला ये इतना इसके बीच में जुड़ गया यहाँ से, ठीक है, ये इसके बीच में जुड़ गया और क्या बन गया, ये मेथिल कार्बिटॉल का फॉर्मेशन हो गया। और ये किसका फॉर्मेशन होता है, एथिल, अगर हम एथिल लेंगे तो एथिल कार्बिटॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से सेलोसॉल्व का फॉर्मेशन होता है, कार्बोवैक्स का फॉर्मेशन होता है, कार्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है, ये सारी की सारी इसकी डिहाइड्रेशन की रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट देखिए, अब डाइग्लाम इसमें एक और चीज बनती है, उसको देखिए। इन सभी के फार्मूले थोड़े थोड़े आप याद रखें, जिससे कि कई बार इनके जो फार्मूले हैं ये कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं, या एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि डाइग्लाम इनमें से कौन सा होता है, डाइग्लाम का फार्मूला क्या है। एथिल कार्बिटॉल जो है, कार्बिटॉल के नाम से जानते हैं, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल के डाइमेथिल ईथर को डाइग्लाम कहते हैं। देखो डाइएथिलीन ग्लाइकॉल ये पीछे हमने देखा था किस प्रकार से बनता है, इसकी हम अल्कोहल के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सब कुछ वैसा का वैसा, देखो CH2 CH2, अब इसके साथ में OCH3 और जुड़ जाएगा, जल बाहर निकल गया, OCH3 और से जुड़ गया, इसको बोलते हैं डाइग्लाम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइग्लाम, डाइग्लाम, डाइग्लाम के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद है एसीटेल और कीटेल का निर्माण। एसीटेल होते हैं जो कंपाउंड कीटोन के अभिक्रिया से बनते हैं, उनको एसीटेल, उनको कीटेल कहते हैं, और जो कंपाउंड एल्डिहाइड के अभिक्रिया से बनते हैं उनको एसीटेल कहते हैं। दोनों में सेम टू सेम यही चीज है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये कैसे होते हैं, ये चक्रीय प्रकार के होते हैं, साइक्लिक प्रकार के एसीटेल या कीटेल होते हैं। देखो ग्लाइकोलों का एल्डिहाइड अथवा कीटोन से अम्ल की उपस्थिति में संघनन करवाना है। संघनन का मतलब होता है कंडक्शन, तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर H2 बाहर निकलता है, कंडेंस्ड फॉर्म बनाते हैं, इसकी संघनन करवाते हैं इसमें। तो देखिए ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, RCHO एल्डिहाइड होता है, तो यहां से जल बाहर निकल गया, जल बाहर निकल के क्या बन गया, एसीटेल। कुछ नहीं, सिर्फ ये बॉन्ड खुला है, ये बॉन्ड यहां जुड़ गया, 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 बस इतना ही काम हुआ, एसीटेल बन गया।
इसी प्रकार से कीटोन में भी क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ गया, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ गया और कीटेल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, पिनेकॉल पिनेकोलॉन पुनर्विन्यास, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, बड़े ध्यान से समझिए सब क्रिया। हम बात कर रहे हैं पिनेकॉल पिनेकोलॉन पुनर्विन्यास, पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ग्लाइकॉल की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ग्लाइकॉल 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 3-डाइऑल अथवा टेट्रामेथिल ग्लाइकॉल को पिनेकॉल कहा जाता है। ठीक है, पिनेकॉल क्या है, पिनेकॉल का आगे हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो, ये पिनेकॉल है। देखो हमारे पास में हमने क्या किया, ये ग्लाइकॉल ही तो है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता CH2OH, ये ग्लाइकॉल होता। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके इनको दोनों को हटा दिया, इनको दोनों को हटा दिया हाइड्रोजन को, और मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, देखिए इस कार्बन पे तो मैंने जोड़ दिया CH3 और यहां पर भी क्या जोड़ दिया CH3, यहां पर भी मैंने क्या जोड़ दिया CH3 और यहां पर भी मैंने क्या जोड़ दिया CH3। ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिनेकॉल, इसको बोलते हैं पिनेकॉल। ठीक है, अब पिनेकॉल पिनेकोलॉन के अंदर बदलता है। H2O अगर इसमें से रिमूव कर दें, किसकी उपस्थिति में, H3O+ की उपस्थिति में अगर H2O रिमूव करते हैं तो H2O किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है, देखो यहां पर इस तरीके से ये रिमूव किया जा सकता है। देखो ये रिमूव कर देंगे तो O बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड, बाकी वैसा का वैसा। तो ये कैसे बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा C, इसके ऊपर एक C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3। ठीक है, एक पे तो CH3 ऑलरेडी लगे, एक पे तो 3 CH3 हैं, देखो CH3 CH3 CH3। अब इसमें क्या होगा, देखो ये CH3 तो एक पे तो ये आ गया CH3O, ये CH3O आ गया इतना। ठीक है, और दूसरे पर क्या चला गया CH3 सारे इस पर चले एक पर, तो CH3 और C डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, पिनेकोलॉन। तो पिनेकॉल से किसका निर्माण हो जाता है, पिनेकोलॉन बनता है, या इसको हम 2 बोलते हैं, 3,4-डाइमेथिल ब्यूटेन बोलते हैं इसको, 3,4-डाइमेथिल ब्यूटेन। तो किस प्रकार से बनेगा उसको एक बार देखते हैं अपने, ये पिनेकोलॉन जिसमें तीनों के तीनों Me1 बने हुए हैं। ठीक है, अब इसकी सामान्य प्रकार की अभिक्रिया 1,2 जो ग्लाइकॉल हैं उनके लिए सामान्य प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक प्रकार से रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है और डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट ही बोलते हैं इसको, पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। अब हम इसको देखते हैं मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी। आपको पिनेकॉल और पिनेकोलॉन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। पिनेकॉल में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH होता है और पिनेकोलॉन में क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। ठीक है, देखिए 1,2 ग्लाइकॉल के लिए सामान्य प्रकार की अभिक्रिया है एल्किल अथवा एरिल समूह का निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर विस्थापन के साथ ऑक्सीकरण होता है। बंटन जो है, बंटन नामक साइंटिस्ट ने इसकी ये जो हमारे पास क्रियाविधि है ये किसकी है, बंटन की। बंटन ने इसकी ये वाली क्रियाविधि दिखाई कि सबसे पहले क्या होता है, पिनेकॉल होता है, CMe2, Me का मतलब है मेथिल, डाइमेथिल है, ये भी डाइमेथिल है, वह जुड़ा हुआ है। H+ की उपस्थिति में क्या होगा, एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे ही H यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ से इसको पूरा करने के लिए बॉन्ड इधर आएगा। अब बॉन्ड इधर आ गया तो इसका मतलब ये क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड बोलते हैं, प्रोटॉन जुड़ गया इसमें, तो ये यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ये यहाँ से बाहर निकलता है तो इसमें देखिए क्या होगा, ये C इसके ऊपर क्या है Me2, ये C इसके ऊपर क्या है Me2। ठीक है, अब इस प्रोसेस में सबसे पहला कार्बोकैटायन बनता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए आगे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो C है इसके ऊपर जो Me है वो यहाँ पर आएगा क्योंकि इसका रीअरेंजमेंट होना है। इसका कारण क्या है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन और भी ज्यादा स्थायी होता है। 2 डिग्री से 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो और भी ज्यादा स्थायी होता है। तो इस कार्बोकैटायन को स्थायी करने के लिए यहाँ पर आएगा, ये इसके पास में आ जाएगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे, 3 हो गए। अब ये OH इसको खोलेंगे, वापस यहाँ पर भेजेंगे, H+ यहाँ से बाहर, H+ बाहर निकल जाएगा, पिनेकोलॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरीके से पिनेकॉल से पिनेकोलॉन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, कार्बोकैटायन सबसे पहले फर्स्ट बनता है, फर्स्ट प्रकार के कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है और फर्स्ट प्रकार के कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से
सेकंड प्रकार का कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड प्रकार का कार्बोकेटाइन किसके अंदर बदल जाता है, पिनेकोलोन के अंदर बदल जाता है। यहाँ पर 3 एमीज के साथ में 3 मैथिल इसके साथ में जुड़े हुए हैं, ये हो गया इसका रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब बाकी इसमें कुछ खास नहीं है हमारे लिए, जो नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करें तो पिनेकोलोन का सिर्फ इतना ही है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, अब कुछ अभिक्रियाएं हैं जो अर्ध पिनेकोलोन प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें आधा विन्यास होता है और आधा नहीं होता, तो अर्ध पिनेकोलोन प्रकार की हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है ये बनती नहीं है उनसे, इसको अर्ध पिनेकोलोन पुनर्विन्यास क्यों कहा जाता है या हाफ पिनेकोलोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये तो अमीनोफिनॉल या अगर हम बात करें ब्रोमोहाइड्रिन सिल्वर लवण वगैरह, वो भी पिनेकोलोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसकी जो अभिक्रियाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ये अभिक्रियाएं हमारे काम की नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके उपयोग के बारे में। हिम विरोधी एथिलीन ग्लाइकॉल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट में, गाड़ियों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सॉल्वेंट के रूप में, शीतक के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के वायुयान के परों पर बर्फ भरने और जमने से रोकने के लिए, प्रिजर्वेटिव के रूप में, टेरिलीन के निर्माण में, और इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट उपयोग किया जाता है वो देखिए प्लास्टिसाइडर वगैरह के रूप में। देखो प्लास्टिसाइडर वगैरह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल की हमने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखने के बाद में हमने देखा कि ये किस प्रकार से पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद में हमने इसके मुख्य उपयोग के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होती क्या है, इसको ध्यान रखना है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें 3 OH ग्रुप पाए जाए उसे क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। जब किसी यौगिक में 3 OH समूह पाए जाते हैं तो उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार की ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल होती है। ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH एंड CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। अब इसके जो ट्राइएस्टर होते हैं उनको ग्लिसराइड कहा जाता है। तो जो ग्लिसराइड है, अब इनमें ग्लिसराइड में वसा और तेल में क्या होता है, ग्लिसराइड। देखिए ये ट्राइस्टीरेन है, स्टीरिक एसिड का ग्लिसराइड है। उसके बाद है पामिटिक, जो पाम ऑयल होता है उसके अंदर, और ये ऑलिव ऑयल जो होता है उसके अंदर। ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं। ट्राइस्टीरेन है, C17, अब इसमें कुछ नहीं है, CH2O CO, C17H35, C15H31 और C17H33। तो इसका मतलब है लंबी श्रृंखला वाले एक प्रकार से ग्लिसराइड होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले ग्लिसराइड होते हैं। ग्लिसरॉल जो है इसका नामकरण देखो क्या होगा, इसका नामकरण है, पहले नंबर पर भी OH लगाया, दूसरे पर भी OH लगाया, तीसरे पर भी OH लगाया, तो इसका नामकरण क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3, या इसका नामकरण होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्लिसरॉल के औद्योगिक उत्पादन के बारे में कि ग्लिसरॉल का उत्पादन आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस चीज से इसका उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसका उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है वसा या तेल के जल गठन से। वसा या तेल है, ये एक प्रकार से मान लीजिए हमारे पास क्या है, वसा या तेल है, टाइस्टीरिक एसिड है, स्टीरेट से मिलकर बनता है, ये वसा या तेल है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाते हैं, NaOH के साथ में। NaOH के साथ में करवाएंगे तो ये सारा का सारा, ये जो है ये सारा का सारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा इतना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2OH CHOH CH2OH, और बाद में क्या निकल जाएगा, सोडियम स्टीरेट 3C17H35 C17H35 COO C17H35 COONA, मतलब सोडियम स्टीरेट ग्लिसरॉल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब साबुन जो है, ये वाला साबुन जो यहाँ से बना है, अब इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सोपिनिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है साबुनीकरण। सामान्य प्रकार से जो साबुन होती है उसका इसी तरीके से निर्माण किया जाता है। वसा या तेलों का जल गठन करने पर उच्चतर वसा और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। ग्लिसराइड का जल गठन अम्ल और क्षार द्वारा किया जाता है। जब जल गठन क्षार द्वारा किया जाता है तो साबुनीकरण का निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है, इसको सोपिनिफिकेशन बोलते हैं। H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है तो उच्च वसा अम्ल प्राप्त होते हैं और मोमबत्ती वगैरह बनाने के काम में आते हैं, इससे वैक्स बनती है। अब इनमें जो ग्लिसरॉल है, इसका जो ग्लिसरॉल उपयोगी उत्पाद है किस चीज के लिए, ये साबुन उद्योग के लिए भी और मोमबत्ती उद्योग दोनों के लिए उपयोगी उत्पाद है।
किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? वसा और तेल जो है इसको कास्टिक सोडे के साथ में हमने क्रिया करवाई तो ग्लिसरॉल बन गया। अब जो ये ग्लिसरॉल होता है ये साबुन है। अब इसे ग्लिसरॉल के साथ में जो साबुन बना है ये क्या होता है, जल में विलयशील होता है, लेकिन इसको हमको अवक्षेपित करना पड़ेगा। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये स्पेंट लाई बच जाता है, जिसमें 5 से 8% तक ग्लिसरॉल होता है, शेष भाग में जल होता है, NaCl होता है, जो बचा हुआ बेस होता है वो होता है। इसके अलावा ये फैटी एसिड होता है और इसके अलावा विलय साबुन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें से निर्माण इसको कर लेते हैं। बाकी इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं। देखिए ये एक इन्होंने सिस्टम ये यहाँ बता रखा है कि किस प्रकार से निर्माण किया जाता है इसका। देखिए ग्लिसरॉल, देखिए यहाँ पर क्या है, Al2SO, ये भाप डाली भुक्त शेष लाई है, सांद्रण कक्ष के अंदर NaCl के अंदर इसको डाला और उसके बाद में ग्लिसरॉल यहाँ से हमें भाप के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब जो ये ग्लिसरॉल होता है, इस ग्लिसरॉल को हम एक्टिवेटेड चारकोल के साथ गर्म करते हैं और उसका सांद्रण करके 98 से 99% हमें जो ग्लिसरॉल है वो प्राप्त हो जाता है। दूसरा, जब वसा या तेलों का जल अपघटन उच्च दाब पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बहुत गर्म भाप के द्वारा करवाया जाता है तो ग्लिसरॉल और हाई फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। ये हाई फैटी एसिड कहाँ काम आते हैं, मोमबत्ती बनाए रखने में काम आते हैं। वसा अम्लों को पृथक करने के पश्चात जो शेष चीज वसा अम्ल हमने निकाल ली, ठीक है, फैटी एसिड निकाल के और उसको मोमबत्ती उद्योग के अंदर हमने काम में ले लिया। जो बाकी बचा होता है उसको स्वीट वाटर बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल होता है और बाकी थोड़े बहुत फैटी एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या डाला जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर डाला जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डालकर इसको किया जाएगा उदासीन, न्यूट्रल करके इसका हम करेंगे वेपर से डिस्टिलेशन। अब ग्लिसरॉल का तनु विलयन आसुत रूप में प्राप्त हो जाता है और इस विधि से भी अब जो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया उसको भी हम एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर डालेंगे। एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर डालने से इसका कलर चला जाएगा और ये क्या होगा, 98 से 99% तक शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। दूसरी इसकी विधि है शर्करा के किण्वन से, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन, और इसी से एथेनॉल वगैरह का उत्पादन भी किया जाता है। एथेनॉल की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। शर्करा के किण्वन से अल्कोहल बनाया जाता है तो थोड़ी सी मात्रा में ग्लिसरॉल भी बनता है। तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास कोई ग्लूकोज हो, ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह कुछ भी हो, उससे हम अल्कोहल बना सकते हैं फर्मेंटेशन की विधि से, तो उसमें लगभग 3% ग्लिसरॉल भी बनता है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हम सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में करवाएं तो उससे क्या बन जाएगा, उससे ग्लिसरॉल 25% तक बन जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी को ग्लिसरॉल नहीं मिला तो जर्मनी ने इसी विधि से ग्लिसरॉल का उत्पादन किया और ग्लिसरॉल से हमने पहले जो ग्लिसरॉल है, अब ग्लिसरॉल का अलग अलग प्रकार की जो विधियां हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। आगे हम इसको देखेंगे। तो ये क्या है, ये है जो ग्लूकोज है, ईस्ट की उपस्थिति में क्रिया होगी, Na2SO3, ग्लिसरॉल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये बाकी तो इसकी लगभग प्राकृतिक सी विधियां थी। अब हम इसकी सिंथेटिक मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि लैब में इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। अलग अलग स्टेप्स में जब उसका डिस्टिलेशन करते हैं, प्रोपीन से आरंभ करके ग्लिसरॉल निम्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास प्रोपीन है, क्लोरीन के साथ में विक्रिया करेगा, क्लोरीन इसके साथ में जुड़ जाएगा। अब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ विक्रिया करेगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। फिर ये HOCl हाइपोक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, NaOH। उसके बाद में किसके अंदर बदल गया, ये ग्लिसरॉल के अंदर बदल गया। मतलब सबसे पहले जो प्रोपीन है क्लोरीन के साथ जुड़कर क्लोरीन उत्पाद बनाएगा। उसके बाद Na2CO3 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस पर विक्रिया करेगा, ये डबल बॉन्डेड ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करेगा। HOCl जो है, HOCl आगे क्या करेगा, HOCl आगे इसके साथ फिर रिएक्शन करेगा और किसके अंदर बदल देगा, ये ग्लिसरॉल के अंदर इसको बदल देगा। तो इस प्रकार से हम इस विधि से प्रोपीन से प्रारंभ करके ग्लिसरॉल को उत्पादन कर सकते हैं, ग्लिसरॉल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली विधि। ग्लिसरॉल का जो संश्लेषण है, कुछ ज्यादा सारी विधियों करने की जरूरत नहीं होती आपको। जैसे प्रोपीन है, यहाँ पर प्रोपीन Ag की उपस्थिति में अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होने से चक्रीय प्रकार का ईथर बन गया। इसका और ऑक्सीडेशन हो गया तो ये किसके अंदर बदल गया, एल्डिहाइड के अंदर बदल गया। ये एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है ये किसके अंदर बदल गया, एल्डिहाइड के अंदर बदल गया। अब इसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया तो एल्डिहाइड किसके अंदर बदल गया, CH2H, फिर और H2O के साथ में रिएक्शन कर दी तो ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो गया।
एक्रोलीन होता है असंतृप्त एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलीन होता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ये। हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या होगा, सैचुरेशन मिलेगा इसको, फिर भी डबल बॉन्ड इसके अंदर है। H2O2 के साथ में और विक्रिया करेगा यहाँ यहाँ और यहाँ, तीनों परिस्थितियों में। एक में तो OH है, दोनों में क्या होगा, दोनों में OH जुड़ के और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लिसरॉल रंगहीन, अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ग्लिसरॉल एक रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, शरबत जैसा गाढ़ा मीठा द्रव है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर ये विघटित हो जाता है। आर्द्रता ग्राही होता है, मतलब जो मॉइस्चर है उसको पकड़ लेता है। जल में और अल्कोहल में घुलनशील है, इथर क्लोरोफॉर्म में अघुलनशील है। इसमें एक अणु दो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलिक समूह। अब इसमें देखिए ये एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है क्योंकि डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है क्योंकि डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, और ये क्या है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये सारे प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, अणुओं में 3 OH समूह है, 3 OH समूह पाए जाने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाएगी, और उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है। ग्लिसरॉल के दोनों प्राथमिक समूह को अल्फा, अल्फा डैश और द्वितीय समूह को बीटा कहा जाता है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसको अल्फा कह देंगे, इसको अल्फा कह देंगे, इसको अल्फा डैश कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, बीटा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया। ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया देखिए, सबसे पहले सोडियम के साथ ग्लिसरॉल के सिर्फ दोनों जो 1 डिग्री हैं ये क्रिया करते हैं, जो 2 डिग्री है वो क्रिया नहीं करता क्योंकि 2 डिग्री और ज्यादा स्थायी। तो यहाँ पर Na सबसे पहले इसके साथ है मोनोसोडियम लवण का फॉर्मेशन करेगा, और Na डाला तो डाइसोडियम लवण का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, इस रिएक्शन को आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। उसके बाद ये रिएक्शन होगी, उसके बाद है हाइड्रोजन हैलाइड और फास्फोरस हैलाइड के साथ किस प्रकार से विक्रिया होती है। हाइड्रोजन हैलाइड और फास्फोरस हैलाइड के साथ किस प्रकार से विक्रिया होती है उसको हम देखते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है HCl और फास्फोरस हैलाइड का मतलब होता है PCl5 और PCl3। सबसे पहले हम हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में बात करते हैं। देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा डैश है। HCl के साथ में रिएक्शन होगा, सबसे पहले अल्फा पर, सबसे पहले कहां पर जुड़ गया, यहाँ। ठीक है, प्लस एक में यहां पर जुड़ जाएगा और दूसरे में इधर जुड़ जाएगा, ऊपर और एक नीचे, दो के साथ अभिक्रिया की। 2 HCl और जोड़ेंगे तो यहाँ तीनों परिस्थितियों में Cl Cl OH Cl OH Cl। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो कंपाउंड है यहाँ से बनते हैं। PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो सारे के सारे OH यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये OH बाहर निकल गया, ये OH बाहर निकल गया, ये OH Cl 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 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फास्फोरस की अभिक्रिया उसी प्रकार से होती है HCl और PCl5 की है, किंतु HI अथवा फास्फोरस आयोडाइड के साथ अभिक्रिया भिन्न होती है। वास्तव में यह होता है कि अभिक्रिया तो एक जैसी होती है, लेकिन 1 2 3 ट्राइआयोडोप्रोपेन बनता है। आयोडीन का आकार बड़ा है तो स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी, आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी, मतलब सभी जगह पर आयोडीन लगेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस आयोडीन का आकार बड़ा है तो आयोडीन यहाँ से बाहर निकल जाएगी और उस वजह से एलिल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले HI इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर आयोडीन लग जाएगी। अब आयोडीन लगने से इस आयोडीन का आकार बड़ा है तो यहाँ से I2 बाहर निकल जाएगी और एलिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में HI को लेते हैं तब क्या होगा, देखिए अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में HI को लेते हैं तो इससे सबसे पहले एलिल आयोडाइड है, एलिल आयोडाइड फिर HI के साथ अभिक्रिया करेगा, 2 आयोडीन और जुड़ जाएंगी, I2 फिर निकल गया तो ये क्या बन गई, ये बन गई प्रोपीन। फिर HI के साथ में अभिक्रिया करेगा तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तीनों में आयोडीन लगेगी, उसके बाद में I2 बाहर निकल जाएगी। I2 इसलिए बाहर निकल जाएगी, आयोडीन का आकार बड़ा होता है तो आकार बड़ा होने के कारण उसको उतना स्थायी नहीं होता है, अस्थायी प्रकार का कंपाउंड बनता है। आयोडीन को निकाल के एलिल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर देगा। यही एलिल आयोडाइड अगर आगे HI के साथ और अभिक्रिया करे तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और इसी के लिए हम पीछे बात कर रहे थे कि जर्मनी ने ग्लिसरॉल का जो व्यापारिक उत्पादन था वो किससे किया था, जर्मनी ने जो इसका उत्पादन है वो किया था फर्मेंटेशन की विधि द्वारा इसका बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया, क्योंकि इससे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मेशन होता है। और ये TNT मतलब ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है TNT, ये एक प्रकार का विस्फोटक है। नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का विस्फोटक होता है। जब सांद्र H+O4 की उपस्थिति में ग्लिसरॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनता है जो महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है। तो देखो ये क्या है, ग्लिसरॉल HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी, नाइट्रीकरण बोलते हैं इसको, नाइट्रेशन बोलते हैं।
NO2 जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जिसको नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ कंपाउंड होता है, एक्सप्लोजिव प्रकार का अभिकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ किस प्रकार से विक्रिया करेगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का मतलब होता है जिसमें एक ही COH पाया जाए। देखिए ये है ग्लिसरॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सबसे पहले ऊपर विक्रिया, ठीक है, H2 यहां से बाहर निकल गया और विक्रिया कंप्लीट होगी। उसके बाद दूसरे के साथ करेगा तो नीचे विक्रिया होगी, उसके बाद तीसरे के साथ करेगा तो तीनों पर जुड़ जाएगा। मतलब जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें स्टेप बाय स्टेप विक्रिया करता है। सबसे पहले विक्रिया करके अल्फा पर, दूसरी विक्रिया करके अल्फा डैश पर और तीसरी विक्रिया करके बीटा पर, तो सभी स्थानों पर ये जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉयल ट्राइएसिटेट। ऑक्सैलिक अम्ल के साथ कैसे होगी विक्रिया, देखिए ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अलग अलग प्रकार की विक्रियाएं होंगी अलग अलग टेम्परेचर पर। 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हम विक्रिया करते हैं तो H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल है ये, COH ऑक्सैलिक अम्ल होता है। 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर विक्रिया करवाते हैं तो H2 बाहर निकल जाता है। H2 बाहर निकल के जुड़ गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने से ये वाला कंपाउंड बनता है, ठीक है, CH2OCOH। अब ये H2O के साथ में रिएक्शन करेगा, तो H2O के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये COH बाहर निकल गया, मतलब HCOH, ये फॉर्मिक एसिड बाहर निकल गया और ये इसके साथ में जुड़ गया। वापस क्या बन गया, ग्लिसरॉल वापस इसके अंदर बदलेगा और वापस किसके अंदर बदल जाएगा, ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड में, जब हम 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर विक्रिया करवाते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल की और ज्यादा टेम्परेचर पर विक्रिया करवाते हैं तो एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे, ये है इस तरीके से विक्रिया करेगा, 260 डिग्री सेल्सियस पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और यहाँ पर जो बचा हुआ है 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के और एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिलीकरण। एस्टिलीकरण का मतलब होता है CH3CO समूह को जोड़ना, ठीक है, उसको देखिए। इसका मतलब है CH3CO समूह को जोड़ना, सब जगह पर ये जुड़ेगा, यहां से OH, यहां से OH, यहां से OH और सब जगह पर क्या जुड़ जाएगा, CH3CO। देखो CH3CO O एक ऑलरेडी है इसके पास में, तो क्या बन गया HCl यहां से 3 HCl बाहर निकल जाएंगे और सब जगह पर क्या निकल जाएगा, CH3OCO, CH3 ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट जो हमने पहले बनाया था वही यहां पर बनेगा। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीकरण की विक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण करेंगे, पहले नीचे वाले का होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा, और ऑक्सीकरण करेंगे तो ये जो ऊपर है ये क्या बन जाएगा, ग्लिसरिक एसिड में, और ऑक्सीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों टार्ट्रोनिक अम्ल में बदल जाएंगे, और इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, मीजो ऑक्सैलिक अम्ल। ये मीजो है, मतलब इसको बीच में से काटेंगे तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। मीजो रूप वो होता है जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, जिसमें कि जो इस प्रकार की अवस्था नहीं पाई जाती, जो प्रकाशिक समन्वय नहीं होता। तो अब ऑक्सीजन इसके साथ में और जुड़ेगी तो ये दोनों यहाँ से बाहर निकल गए और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर। अब वापस ऑक्सीकरण करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरिक, ग्लिसरॉल से टार्ट्रोनिक, टार्ट्रोनिक से मीजो ऑक्सैलिक, मीजो ऑक्सैलिक से ऑक्सैलिक और ऑक्सैलिक से आगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जब ऑक्सीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाया जाता है तो ग्लिसरिक अम्ल और टार्ट्रोनिक अम्ल बनते हैं। मतलब ये कब बनेंगे, जब तनु नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया जाएगा। जब सांद्र एसिड के साथ में करवाया जाएगा तो केवल ग्लिसरिक एसिड ही बनता है। जब गर्म के MnO4 के साथ करवाया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल बनता है। जब ब्रोमीन और सोडियम हाइपोक्रोमाइड अथवा फेंटॉन अभिकर्मक एक चीज होती है, इसको बोलते हैं FeSO4 प्लस H2O2, इसको फेंटॉन अभिकर्मक बोलते हैं। ध्यान रखना, फेंटॉन अभिकर्मक, और ये ऑक्सीकरण के काम में आता है। इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो इससे फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड जो बना हुआ उसका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज भी का फार्मूला भी यही होता है C6H12O6, ये भी उसी का फार्मूला होता है, लेकिन उसमें ग्रुप कौन सा पाया जाता है, कीटोनिक। ठीक है, CH2H, CO, CH2H, CH2H, तो ये ग्लिसरॉल जो इसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं निर्जलीकरण की विक्रिया के बारे में। एक बार आप इस विक्रिया को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन के बारे में कि ये डिहाइड्रेशन किस प्रकार से करता है। नेक्स्ट देखिए डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन की
जो प्रक्रिया है उससे बनेगा क्या। सबसे पहले इस अभिक्रिया को हम देखते हैं। अब देखिए इससे एक्रोलीन बनती है, एक्रोलीन, ठीक है। और एक्रोलीन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्या होता है, ये होता है असंतृप्त एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से सबसे पहले निर्जलीकरण होगा, H2 यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, एलीन बन जाएगा, एस्थाइल। उसके बाद इसका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, यहां से ये चला जाएगा, यहां ये हाइड्रोजन चला गया इधर और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़कर यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इससे एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे एक्रोलीन है, एक्रोलीन की क्या होती है, एक्रोलीन की होती है विशिष्ट गंध, ठीक है। अब इससे हम पहचान सकते हैं कि ग्लिसरॉल हुआ है, क्योंकि जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, इसको गर्म करेंगे और इसमें से जल बाहर निकलेगा तो उससे एक्रोलीन का फॉर्मेशन होगा, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें जो ग्लिसरॉल था या नहीं। किण्वन, ग्लिसरॉल के किण्वन से, फर्मेंटेशन से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, अलग अलग प्रकार के उत्पाद हैं। ब्यूटारिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल बनता है, ये सब कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। और उसके बाद में इसके कुछ उपयोग हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरॉल वगैरह बनाने में अल्फ्रेड नोबेल ने सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ने इसको बनाया था नाइट्रोग्लिसरॉल। नाइट्रोग्लिसरॉल जो होता है उसी को डायनामाइट बोलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट के साथ इसको मिलाया जाता है तो डायनामाइट बनता है, ठीक है। अब गन कॉटन वगैरह, वैसलीन वगैरह का मिश्रण होता है, कार्डाइट, ये सब कुछ चीज़ें, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बूट पॉलिश वगैरह में और इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। तो हमने आज बात की है जो एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में बात की, और उसके बाद में हमने ग्लिसरॉल के बारे में बात की। इस तरीके से आपकी एक यूनिट कंप्लीट होती है अल्कोहल की। इसके बाद हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए कोई नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो हम जो दीपावली के जो आपके वेकेशंस हैं इनके बाद में करेंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।